जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अनीस फरूकी साहब। बड़े पॉपुलर हैं, कनाडा बेस्ड हैं और साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे बड़ा लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और पाकिस्तान के हवाले से बड़े क्रिटिकल हैं। और अपने जो तनकीद है और जो जायज़ा तज्जिया है वो अक्सर पेश करते रहते हैं। अनीस फरूकी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। चीमा साहब कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सर। फरूकी साहब, आपने एक आर्टिकल भी अभी लिखा है, और मैं देख रहा था। ये एफएटीएफ से पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छूट रही? पाकिस्तान ने तो बड़ी मेहनत की है। और लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, जो फरवरी में सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 एक पॉइंट्स रह गए हैं, बाकी 24 एक पॉइंट्स पाकिस्तान ने जो है वो पूरे कर लिए हैं। सो जी हाउ डू यू सी कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है और ये लकूनस कितने को रह गए हैं? देखिए, देयर इज अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। ठीक है। गुड न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आउट ऑफ 27 जो पॉइंट्स थे उसमें से 21 किए हैं सेटिस्फैक्टरली। उसको कहते हैं ना कि मुका ही दिए, गली मुका देती है। तो वो 21 तो उन्होंने ख़त्म कर दिए। रह गए हैं बाकी 6, 3 नहीं 6 रह गए। क्योंकि पाकिस्तान का मानना ये है कि 3 रह गए हैं, लेकिन एफएटीएफ के मुताबिक अभी भी जो आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स रिमेनिंग टू बी एड्रेस्ड आर 6 पॉइंट्स, जिसमें से पाकिस्तान ने बड़ी हद तक 3 पे काबू पा लिया है। बड़ी हद तक मैं कह रहा हूँ, मतलब नॉट 100%, बट आउट ऑफ 6 देयर आर 3 दे हैव बीन एड्रेस्ड, somewhat close to 100%, and 3 they are still remaining pending. Those points in FATF needs to be addressed in the coming session in June. जून में जो अभी सेशन हो रहा है, इसमें ये करेंगे कि इस 3 पे बात की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये खत्म हो जाना चाहिए था चीमा साहब, बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये एक तलवार लटक रही है अननेसेसरीली। उसकी वजह वही है कि हम अपनी तरजीहात, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया, जिसका कि वो तरजीहात हमने अपनी मुकर्रर नहीं की कि हमारी असल तरजीहात क्या हैं। हम अपनी प्रायोरिटीज इंटरनेशनल जो हमारे इश्यूज हैं उसको कितनी दे रहे हैं और लोकल इश्यूज को कितनी दे रहे हैं। सो दैट्स वेयर द गैप इज। हो सकता है आपकी भी इस पे नजर हो। इट्स नॉट के हम बिल्कुल ही जो बहुत से लोग कहते हैं दोस्त के जी ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने भी इसको मुस्बत रिपोर्टिंग का मेरा एक बड़ा अच्छा कॉलम इसको समझा जाना चाहिए तारीख में। मैं आपको तो पता ही है, लोग खामखा तनकीद भी करते हैं, लेकिन इट वाज ए वेरी पॉजिटिव रिपोर्टिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसे जो फरूकी साहब, आपने सही कहा कि वो जो मुस्बत रिपोर्टिंग की आप बात कर रहे हैं, जो 3 एक पॉइंट्स आपने फुली की बात कर रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट मुझे थोड़ा जेन्युइन लगता है, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के ऊपर है कि हमें जो है वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए अगेंस्ट यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस 1267 एंड 1373 अबाउट द डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। वो भी जारी बात है, पाकिस्तान उसको एक पॉलिटिकल एंगल समझता है, उसका है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि यूएनएससी ने कहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है, तो ये बनता है करना, क्योंकि दैट इज हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ से है। अगर बाकी जो दो जो कहा जाता है कि जो जरूर फुलफिल करें, उसमें जो सदीकी साहब जो बात होती है वो कहें जी कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि जी जो टेरर फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशन रिजल्ट हैं वो इफेक्टिव हैं, प्रोपोर्शनेट हैं। और वो अब ये तो बड़ा जनरल सा टॉपिक है, टेरर फाइनेंसिंग की प्रोसिक्यूशन तो पूरी दुनिया में इसमें मसले होंगे। ये कौन बंदा कह सकता है कि हमारे मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग की जो प्रोसिक्यूशन है उसमें 100% इम्प्लीमेंटेशन हो गई है? डोंट यू थिंक यहाँ पे आके एफएटीएफ की डंडी मारता है और यू बिलीव के 100% रिजल्ट मिल सकता है इसमें? नहीं, ये एंड आई एग्री विद यू। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसको बड़ा जनरलाइज कर दिया उन्होंने। तो दिस टाइम व्हेन पाकिस्तान इज गोइंग इनटू एफएटीएफ, दे वांट क्लैरिफिकेशन। वो कहते हैं कि आप कहते हो कि ये 2-3 पॉइंट हमारे अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं, आप हमें बताएं हम क्या करें। मतलब चलें, आपने हमें एक टॉपिक दे दिया कि जी आप जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये आप इसके रिजल्ट ओरिएंटेड हमें कुछ बताइए कि प्रोसिक्यूशन हुई है। तो आप बता दें किसकी प्रोसिक्यूशन करें, दाऊद इब्राहिम की कर दें, हाफिज सईद की कर दें, मुशर्रफ की कर दें, किसकी कर दें, मतलब डिफाइन इट। सो आई थिंक इट ग्रैनुलर लेवल पे इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत है। जब आप किसी नेशन से मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान एक कौम है ना, पाकिस्तान एक कंट्री है, आप उस कंट्री से एक मुतालबा करते हैं तो इट कैन नॉट बी ए जनरलाइज डिमांड कि ये बस ये आपने करना है।
ये आप इसको मुश्किल में डाल रहे हैं, हमें आसान करके दीजिए कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं ABCD, इसको एड्रेस कर दीजिए तो हम इसको हल कर देंगे। पाकिस्तान जनरली कैसे हल कर दे मुझे ये समझ में बात नहीं आती कि हम किस शख्स को उठाएं कि जो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा कि हाँ ये सही है और इस पे जो है ना वो उनको इत्मीनान हो जाएगा। क्या हम अपनी तरफ से अगर कोई इकदाम उठा लेते हैं चीमा साहब और वहां लेके जाते भी हैं, वो बोलेंगे नहीं वी डिडंट मीन दीज गाइज, वी मीन दीज गाइज, राइट? तो भाई पहले ही बता दो है। तो ये पाकिस्तान का बड़ा वैलिड और जेन्युइन एक पॉइंट है, एक डिमांड होगी इस दफा के सेशन में, जो मैंने अपने कॉलम में लिखा है कि पाकिस्तान वांट देम टू इलैबोरेट। और जो वो काम कर रहे हैं ना ये इतना आसान नहीं होता। हमारा जो करंट कोर्ट सिस्टम है उसमें अगर कोई प्रोसिक्यूशन चाहिए भी तो इट रिक्वायर्स टाइम, इसके लिए मुद्दत चाहिए होती है ना। तो फिर पाकिस्तान उसके लिए कहेगा ठीक है हमें एक तो ये आप डिफाइन कर दें 3 पॉइंट और इसके लिए इतना टाइम भी दे दें। तो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग इज गोइंग टू बी। मेरा सिर्फ एतराज ये था चीमा साहब कि ये काम पहले क्यों नहीं किया हम लोगों ने। हाँ। जब हमारे लोग वहां बैठे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, पान खा रहे होते हैं बैठ के वहां पे? नहीं, उनको पूछना चाहिए था ना कि सर ओके टेल मी व्हाट एल्स यू वांट, लाइक हम पाकिस्तान और क्या करें। हमने अपनी कौन सी टीम भेजी थी, मुझे तो वो टीम के नाम चाहिए जो ये जो मसलों को समझ के नहीं आते। किसी आप और हम भी अगर चले जाए ना और हमें कोई डिमांड देगा चीमा साहब तो हम उससे बहस करना शुरू हो जाएंगे, अच्छा बताओ दसो फिर की करिए। तो आपने पूछा ही नहीं, आप उठ के ब्रीफकेस उठा के आ गए घूम फिर के नाश्ते खा के। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि ये जो पर्टिकुलरली देखें वो एक सिंपल सी एक चीज होती है कि फरूकी साहब अगर किसी थाने में भी आपके खिलाफ FIR दर्ज हो ना, तो जब तक आप उसको सस्पेंड नहीं करा लेते या उसको कैंसिल नहीं करा लेते, तो वो कभी भी थाना आपको कह सकता है भाई आ जाए, पुलिस स्टेशन वाले बुला सकते हैं आपको। एक चीज, अब हमारे ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद हैं और हमने उनको एड्रेस ही नहीं किया, तो वो तो कभी भी हमारे ऊपर अगर आज ना करेंगे तो 2 साल बाद 4 साल बाद वो जब उनका दिल करेगा वो खड़का देंगे दरवाजा, भाईजान आओ ना इधर, दसो की कीता तुसी, आपकी कमिटमेंट नहीं है। इधर पाकिस्तान ने जाने दे दे कि कौम ने दहशतगर्दी में इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, हर चीज यहाँ पे हमारी दाव पे लग गई। और जिन लोगों ने ये पॉलिटिकली नहीं किया, मैं आई एग्री विद यू, और मैंने यहाँ पे बड़ी दफा इसके ऊपर बात भी की है। और मेरा अनीस फरूकी साहब, मेरा मुकदमा ये था कि जब हम वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी लड़ रहे थे तो जो ईस्टर्न बॉर्डर के मामलात माजी में रहे हैं वो खत्म कर लेने चाहिए थे या उनको रिफाइंड कर लेना चाहिए था, उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस पार्लियामेंट से ले लेना चाहिए था ताकि हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सकता। अच्छा मुझे अब एक पॉइंट बताएं फरूकी साहब, और वो पॉइंट है भारत के हवाले से। पाकिस्तान में ये बहस होती है जी सानू इंडिया नहीं निकलन देंदा इहदे विचों, सानू इंडिया ने फाया है। आई एग्री विद दिस। ऑब्वियसली इंडिया बीइंग आपका वो कोई दोस्त मुल्क तो नहीं है, उसने तो आपको घसीटना है इधर उधर कहीं ना कहीं, जिस तरह हमें मौका मिलेगा तो हमारा मुल्क भी करेगा। द पॉइंट इज कि वो सारी की सारी जो दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखें जी ये हाफिज सईद आज भी ठीक है, देखें जी ये जैश मोहम्मद, देखें जी ये फलाना मौलाना साहब। तो आप क्या समझते हैं कि भारत एक तरफ तो उनका ये पॉलिटिकल मोटिव है कि वो हमें इसमें कर रहे हैं, क्या भारत का ग्लोबली इतना इन्फ्लुएंस समझते हैं FATF में होगा, या कि समझते हैं कि ये बाकी ममालिक जो है वो ज्यादा मोटिवेटेड है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने में? इन्फ्लुएंस इस सेंस में देखें जरूर होता है कि दुनिया की जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उनकी इज्जत होती है दुनिया के इदारों में। और आपको मालूम है कि FATF के जो कुछ करता धरता अफसरान इस तरह जो भी उनकी इंडियन बैकग्राउंड ओरिजिन भी है, लेकिन वो अपना काम बड़ा प्रोफेशनली करते हैं। और जब वो काम प्रोफेशनली करते हैं ना तो अपना पॉइंट भी बड़ा प्रोफेशनली पुट करते हैं। तो हमारी अपनी वीकनेसेस को हम मौका देते हैं कि वो हाईलाइट किया जा सके। हमारा कोई भी दुश्मन होता है ना XYZ, प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है। हमने अपनी चीजों को लोगों को प्लेट में रख रख के पेश किया हुआ है। मतलब ऐसा क्या मसला है मुझे बताइए कि 220 करोड़ के मुल्क में हाफिज सईद हमारा हीरो है? मुझे आप बताएं। मतलब हमने पूरी नेशन को कुर्बान करके रखा हुआ है, तलवार लटका के रखी हुई है कि 220 करोड़ का मुल्क है, 220 मिलियन का मुल्क है और आपने उसमें हाफिज सईद को जो ना वो हीरो बना के रखा हुआ है। मतलब जिद पकड़ी हुई है कि करना नहीं है। मुझे नहीं पता वो मुजरिम है नहीं है, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट जरूर कर रहे हो और ये नजर आता है हमको, राइट? तो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इज एवरीवेयर। फर्ज करें कि ये जंग इंडिया और चाइना के दरमियान होती और इंडिया FATF में होता, तो आपका क्या ख्याल है? चाइना उसको बख्श देना था? चाइना ने तो नहीं बख्शना था।
जो आपकी ऑपोजिट कंट्रीज होती हैं वो तो मौका ढूंढती हैं, तलाश करती हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम उनको मौका ना फराहम करें, हम अपनी तरफ से बेहतर काम करके जाएं वहां पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान ने जो भी प्रोग्रेस की है 21 पॉइंट्स पे या 24 पॉइंट्स पे, वो पाकिस्तान ने की है, किसी और ने नहीं की। और वो ना की होती तो आज सूरत हाल चीमा साहब और खराब होती। तो अब क्या रह गया, दुम फंसी हुई है, उस दुम को निकालना है हमने। और उस दुम निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। आप आपके फवाद हुसैन साहब बीबीसी पे बैठ के किस तरह की मज़ाक खेज बातें करके आते हैं, आपके जो वजीर खारजा हैं वो शाह महमूद कुरैशी, वो कैसी बातें करके आते हैं। आपके पाव पाव के बम वाले बयानात टेलीविजन इंडियन चैनल्स पे चल रहे होते हैं शेख रशीद के। आपके दीन का तहफ़्फ़ुज़ वीना मलिक कर रही होती हैं। आपकी मतलब ये मजाक तो हम बनाते हैं ना सर, मजाक को दुनिया थोड़ी बनाती है। हम तो कहते हैं आओ हमारा मजाक उड़ाओ। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल नेशन। जी बिल्कुल सही है। अब जारी बात है, इसमें ऑब्वियसली इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं है। जारी बात सर है, जी, चीजें क्या अब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे वहां पे ये थोड़ी कर रहे हैं कि जी आओ पाकिस्तान को इसमें डालो डालो डालो। उनके नहीं। इंटरेस्ट में नहीं है ये बातें। लेकिन हमने ये एक अफसरशाही के लेवल के मामलात हैं, ठीक है, उसको हमने जो है ना बहुत छोटे लेवल पे हल किए हैं। हमें, मेरा कहना ये है कि हम इसको और शातिराना अंदाज में हल करना चाहिए था। मैं एग्री करता हूं, इस बात से एग्री करता हूं कि देखें, अगर इतने सालों में हमने ये सारे लकूनास जो थे वो छोड़े रखे और इन चीजों को फुलफिल नहीं किया, तो और ये एफएटीएफ के कहने पे करें, तो इट मींस कि हम वो जो ग्लोबल रिजीम्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। और हम क्योंकि इजी टारगेट हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज रही हैं उसमें क्लैरिटी नहीं रही। नहीं, मैं और आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, आप मुझे बता दीजिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की इस वक्त। देखिए अकाउंटेबिलिटी, जी, एनआरओ नहीं दूंगा, चीखें निकालूंगा, इसको अंदर कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि सर हाईएस्ट लेवल ऑफ, मैं प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात कर रहा हूँ, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमारी क्या प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कभी आपने सुना कि एफएटीएफ एक बड़ा मसला है, इसको हल करिए? क्या उन्होंने अहकाम जारी किए अपनी टीम को? उन्होंने टीमें बदलते रहते हैं, वजीर खजाना बदलते रहते हैं, खजाने का हशर नशर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई जंग नहीं हो रही, अब कोई मसला नहीं है, आपकी फौजें भी वेले बैठी हुई हैं, आपके खर्चे भी कम होने चाहिए थे। यू शुड पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। हमने वो नहीं किया। तो मेरा क्वेश्चन आपका और मेरा क्वेश्चन तो उनसे बनना चाहिए। आप और मैं तो आज बड़ी अच्छी बात है, हर बात पे एग्री भी कर रहे हैं, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे बोलेंगे कि क्या अच्छा सुहाना दिन निकला है। नहीं, मुझे ऑब्वियसली मेरे लिए भी यही पॉइंट है कि आपने जो कहा कि इमरान खान साहब, वैसे तो एफएटीएफ का जो इशू है ये इमरान खान साहब के परव्यू में आता ही नहीं है, लेकिन ये है कि जो इमरान खान साहब तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या चलो कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को बेहतर करने की दिन रात, क्योंकि वो इकोनॉमी सबसे बड़ा, पाकिस्तान का टॉप मोस्ट प्रॉब्लम इस वक्त इकोनॉमी है, कोई नहीं है। सो वो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें, ये पार्लियामेंट को बहुत पहले, मैं देखें, मैं इस चीज के हक में था फरूकी साहब कि ये जो हाफिज सईद और ये जो बाकी लोग थे, इनको आप पार्लियामेंट के जरिए मेन स्ट्रीम कर लेते, इनको आप कह देते भाई कि ये लोग हैं, माजी में ये हुआ, इनको अब, इनको हम जो है वो इस तरह मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, ये गलतियां हुई, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और अब जो हो गया, अभी हम माजी को भुला भी नहीं सकते, उसको गलत भी नहीं कहना चाहते, इनको सजाएं भी देना बड़ी मुश्किल हो गई। और ये जो दे रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेशर की वजह से दे रहे हैं। तो ये एक चैलेंज तो देखिए, ऑब्वियसली प्रॉब्लम प्रॉब्लम चीमा साहब क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। पहली बात तो मैं आपसे अब पहली मरतबा इख्तलाफ भी कर लेता हूँ। चले, आपने फरमाया कि हाफिज सईद को जो है ना मेन स्ट्रीम कर लें। जब हाफिज सईद को आप मेन स्ट्रीम करने को तैयार हैं, आप अपनी पूरी फाटा बेल्ट के लीडरान को, कौमी असम्बली के मेंबरान को, उनको मेन स्ट्रीम करने को तैयार नहीं है। आप अल्ताफ हुसैन को मेन स्ट्रीम करने को तैयार नहीं है, आप बलोचों को मेन स्ट्रीम करने के लिए तैयार नहीं है। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आपके एपीएस के बच्चों का कातिल है, उसके लिए आप तैयार हैं कि यहाँ इनको मेन स्ट्रीम में ले लो। अच्छा चलिए, मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम में नहीं ले रहे, किसी को भी नहीं ले, हाफिज सईद को भी नहीं ले, हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन भी नहीं लें आप, चलें। लेकिन आप साथ साथ तहरीक लब्बैक पैदा कर देते हैं। आप तहरीक लब्बैक का एक फिनोमेना क्रिएट कर देते हैं, और दुनिया में फिर वो मैसेज आना शुरू हो जाता है। यूरोपीय यूनियन आपके खिलाफ चढ़ दौड़ती है। आप कहते हैं जी फ्रांस नू तहस नहस कर दो, उसके जो सफीर हैं उसको बाहर निकाल दो, उनसे हम पंगा ले रहे हैं। ये चीजें आपकी रियासत को, इमरान साहब जो है वो सिर्फ खजाने के जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर, वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। उनके नजदीक ना सिर्फ इंटरनल पॉलिसीज बल्कि एक्सटर्नल पॉलिसीज, खारजा पॉलिसी भी उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस नेशन को चैलेंज क्या है। इस नेशन को सबसे बड़ा चैलेंज एफएटीएफ है, जीडीपी है आपका, दोनों है ना, बराबर के हैं जी। मैं आपसे फरूकी साहब एक चीज जानना चाहता हूँ। मुझे देखें, आपने मेन स्ट्रीम की बात की कि आप एमक्यूएम को कर लें, बलोचों को कर लें,
फलां को कर लें। देखिए मुझे बात सुने, हर वो ग्रुप जो रियासत के स्टेट के एम्बिट में आ जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर ले और स्टेट की मर्जी के बगैर कोई कदम ना उठाए, कोई वेपन ना उठाए, कोई कुछ ना करे, अगर वो मेन स्ट्रीम होना चाह रहा है, वो माफी मांगना चाह रहा है, तो उसको कर लेना चाहिए। मैं मिसाल दे देता हूं इसकी आपको। क्या भारत के अंदर कश्मीरी जो हैं, जो लड़के मुजाहिदीन हैं, और उनको क्या इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप वेपन ड्रॉप करके मेन स्ट्रीम हो जाएं? कहती है ना। एक बात। दूसरा आ जाए, दूसरी मिसालें देने लगो। क्या पूरी दुनिया और अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को नहीं कह रहा वेपन ड्रॉप करके हमारे साथ आके, या वेपन भी ना ड्रॉप करो, हमारे साथ आके बात कर लो? कह रहे हैं ना। दो चीजें मैं आपको ऐसी बीसियों मिसालें दे सकता हूं। कोलंबिया में चले जाए, फार्क रेबल्स को मेन स्ट्रीम किया गया, वहां के प्रेसिडेंट ने प्रॉपर पार्लियामेंट से अप्रूवल ली, जो लोगों ने वेपन उठाया, दोज हु वांट टू ड्रॉप द वेपन, दे वांट टू एम्ब्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, वहां पे ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन हुआ। जो लोग मेन स्ट्रीम हो गए, कर लेना चाहिए। हाफिज सईद भी अगर कर होना चाहता था तो इसको भी कर लेना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट इसमें बहस हो जाती, इस पे डिबेट हो जाती, ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन हो जाता, एटलीस्ट हमें पता चल जाता कहां गलती हुई, कहां भूल चूक हुआ। हमने माजी की जो गलतियां हैं उनको एड्रेस कर लेना चाहिए था, उनको करेक्ट कर लेना चाहिए था, ताकि आइंदा की जो पॉलिसी है उसमें नेशन में, स्टेट को क्लैरिटी रहती, आने वाली नस्लों को क्लैरिटी रहती। भाई ये हमने किया। देखिए अमेरिका में भी ऐसे होता है, जहां पे उन्होंने गलत साइड में खड़े रहे। एक वक्त था तालिबान के साथ खड़े रहे, आज तालिबान के खिलाफ खड़े रहे, उन्होंने भाई सीधी लाइन ले ली। सो जब तक आप सीधी लाइन नहीं लेंगे, सच नहीं बोलेंगे, रियासत को, अवाम को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली चैलेंज तो होगा। मैं इस चीज में बिल्कुल एग्रीड हूं कि पूरी दुनिया में मिलिटेंट्स मेन स्ट्रीम होते हैं, सब करते हैं, मुजाहिदीन भी। इंडिया की आप छोड़े, आप इंडिया में रेड कॉरिडोर में चले जाएं, वो क्या कहती है हुकूमत उनको, आए वेपन ड्रॉप करें, हम आपको एमनेस्टी देते हैं। तो भाई ये तो कौन सी बात है, ये तो हर जगह चलता है। अगर हाफिज सईद को मेन स्ट्रीम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे उस पर एतराज नहीं है, आप इसको भले गले लगाएं, मुझे नहीं, मैं ना आई एम ऑन विद यू ऑन दिस थिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इवेंचुअली इसका सोल्यूशन यही होता है, टेबल पे आके डायलॉग करना होता है। अमेरिका जैसी बड़ी रियासत तालिबान के साथ मिन्नतें करके, तरले करके आज बात कर रही है ना, लेकिन देर कर देते हैं लोग, हम लोग देर कर देते हैं। हम लोग, हमें देर नहीं करनी चाहिए थी। आपने बहुत देर की, आपने बहुत वादा खिलाफी की बलोचों के साथ, आपने कस्में उठाई, कुरान उठाए, और आपने उनके साथ बार बार जो है ना वादा खिलाफी की। इसी वजह से आपका ट्रस्ट डेफिसिट है उनके साथ। आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावर और अली वजीर तो बात ही वही कर रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम कर दो। पश्तूनों के साथ जो कुछ हुआ है वो आप उसको तस्लीम कर लो, कोई गलती हुई है माफी मांग लो, हमसे गलती हुई है हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कौम के सामने लेकर आ जाओ। हथियार किसी ने नहीं उठाए देयर एट दिस मोमेंट एक्सेप्ट फॉर बलोच। एट दिस मोमेंट पश्तून और एमक्यूएम और ये सिंधी नेशनलिस्ट, इन्होंने हथियार नहीं उठाए। ये अभी भी बात पाकिस्तान की और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे कार में, उसी में रहते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन उनको आपने बैयक जंबिश कलम गद्दार करार दे दिया है। इवेंचुअली आपने बात उनसे करनी होगी एक दिन। आप अपने 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, जब आप पंजाब के 65% जो पाकिस्तान है उसको आप गद्दार करार दे देते हैं, आपने उससे भी बात करनी होगी। तो मैं कहता हूँ बातें तो आपने सबसे करनी होंगी, क्योंकि अमेरिका बहादुर आज तालिबान से बैठ के बातें कर रहे हैं, तो इनसे भी कर ली जानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हो, ये सब बात कर रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बलोचों की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग जंग है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है और वो एक अलग हिस्ट्री है। सो अगर आप उस पर बात करेंगे तो वो एक अलग बहस छिड़ जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल सही है। मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, अनीस फरूकी साहब, एक अच्छी डिस्कशन हो रही है। देखें, बलोचों के हवाले से जितना ज्यादा बलोचों को आज एडवांटेज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कभी बलोचिस्तान में नहीं हुआ। लिविंग असाइड द स्टोरी कि उनकी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वहां पे हुई या बाकी मामला जो हुए, वो एक चीज है, वहां पे मैं मानता हूं। लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टेट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, नेशनल सिटीजन चार्टर है, आप उसकी वॉयलेशन भी नहीं कर सकते। अंदर रह के, एम्बेड के अंदर रह के चीजें, अगर आप समझते हैं कि अनइलेक्टेड और इंस्टीट्यूशंस का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके साथ भी बैठ के बात की जाए, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप पावर वापस लेते हैं। ओवरनाइट पावर नहीं आप ले सकते। इवन 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए तो हमारे जैसे ऑपरेटर्स में सिविलियन जो सुप्रीमेसी है वो इतनी तेजी नहीं आती है, टेक्स टाइम ये होती है। दूसरा, मंजूर पश्तीन और ये इनकी बात की जाए तो एक बात बताऊं अनीस फरूकी साहब,
ये एक काम बड़ा गलत कर रहे हैं. As long as for the rights of the Pashtun are concerned, I stand with them. But when they talk of transnational Pashtun nationalism, that is dangerous. ये हम बर्दाश्त नहीं करते. I'm talking about transnational Pashtun nationalism. When they bring in the connections with Afghanistan के साथ जो पश्तून है उनको भी कह लेते हैं और उनके हक में भी वो जो एक लिंक डेवलप कर रहे होते हैं. और हमें पता है इस चीज का. मैं आई एम नॉट, मैं कोई वो कॉन्स्पिरेटर नहीं हूं मैं कि जो हमें पता चलेगा. मैं देखें, मैं कभी हक में भी बात कर रहा हूँ, खिलाफ भी बात कर रहा हूँ. सो आई ट्राई टू कीप माई बैलेंस. सो ये अगर वहां से आपको पता है कि जो रिसेंटली अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा वो यहाँ पाकिस्तान के पश्तूनों के बारे में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं जी उनको ये कर दो, अली वजीर को ये कर दो, तो ये जो कनेक्शन है ये नहीं होना चाहिए. हाँ, किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए. मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं. कोई कैसा भी है, हर बंदा पाकिस्तानी है. आपने ये फटाफट ये 2 मिनट में गद्दारी का सर्टिफिकेट इधर से निकल जाते हैं. अब तो वो छोटे छोटे बच्चे तुंगड़े फेसबुक ट्विटर पे आ गए हैं, यूट्यूब पे, वो भी किसी को गद्दार कह दे, उसको गद्दार कह दे, उसको गद्दार कह दे. ये बंद होना चाहिए. सारे पैट्रियट हैं, नेशनलिस्ट हैं. हाँ, डायलॉग होना चाहिए. मुझे ये पता है कि पाकिस्तान का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कमजोर होता है क्योंकि जब इतने ज्यादा स्टेक होल्डर, नए स्टेक होल्डर बात नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, टेबल पे नहीं बैठते. जो पुराना पॉलिटिकल कंसेंसस और फ्रेमवर्क था वो आउटडेटेड हो चुका है. नई मूवमेंट्स उठ रही हैं, उनको एम्ब्रेस करना है, उनको ऑपरेटर्स में लेके आना है, उनको राइट्स मिलेंगे, वो एम्पावर होंगे तो दे विल स्टैंड विद यू. सो ये ऑब्वियसली दिस इज लॉ ऑफ नेचर. लोग खड़े होंगे, आपके खिलाफ बातें भी करेंगे. सो दिस इज समथिंग आई बिलीव. आपने जो बात की, जो ट्रांसनेशनल की बात की ना आपने, पाकिस्तान को बनने में 72-73 साल हुए हैं सर, ठीक है. और ये जो एक तो सिंध में जो बात होती है वो इंडस सिविलाइजेशन की जब बात होती है ना, तो आपको उसका हजारों साल का नक्शा देखना पड़ेगा. इसी तरह से ये पश्तून बेल्ट की जब बात होती है ना, तो इनकी तारीख को भी हमें देखना होगा. तो ये लोग इनके खून में, इनकी रिवायत में ये पाकिस्तान से बहुत पहले की चीजें मौजूद हैं और वो उस चीजों को छोड़ नहीं सकते. स्टिल दे आर पाकिस्तानी, ठीक है. हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एग्जिस्टिंग वो बहुत बोसीदा हो चुका है. इट इज अबाउट टाइम टू रिविजिट एंड न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हमको बात करनी होगी, उनको लाना होगा और लोगों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना होगा. ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इज वन वे टू मूव फॉरवर्ड. आपने देखा होगा कि जो ओवरसीज डायस्पोरा है, जिसमें शायद किसी हद तक मैं भी शामिल होऊंगा, जो बात करता है पाकिस्तान की, तो वो वे फॉरवर्ड की बात करता है. हम पीछे की बात नहीं करते हैं. हम ये बात नहीं करते हैं कि क्या हुआ, किसने किया, कौन माफी मांगे. वी टॉक अबाउट कि आज की 21वीं सदी में हम कदम रख चुके हैं, हमें कोविड का सामना है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है. हाउ टू मूव फॉरवर्ड. अब मूव फॉरवर्ड के रास्ते में रुकावटें क्या हैं सर? आप मुझे बताइए ना. मैं रुकावट हूं या तहरीक लब्बैक रुकावट है, या तहरीक लब्बैक को लाने वाले रुकावट हैं, या इमरान खान को इंस्टॉल करने वाले रुकावट हैं, या जमहूरियत के रास्ते में खड़े हुए लोग रुकावट हैं, या उसको लाडला बनाने वाले रुकावट हैं? मैं तो रुकावट नहीं हूं ना सर. मैं तो कह रहा हूं कि अगर इमरान खान भी वो सारे काम कर देता है जो कि हमें इस मुल्क को आगे ले जाने में अच्छी तरीके से इस सारी इकाइयों को साथ लेके चलने में मदद हो सकती है, मेरा सलूट होगा उसको, ठीक है. लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा ना सर. नहीं, आपकी देखिए, मैं इसमें जो आप बात कर रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, आई स्टैंड विद यू. लेकिन ये चीज समझने की है, ये जो सॉवरेनिटी होती है, पहले इस्लामिस्ट इसकी वायलेशन करते रहे और वो कहते रहे कि जो हम कहते हैं हर मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास, हर मुल्क मेरा है क्योंकि वो अल्लाह का मुल्क है. ये हमारे मुल्क, हमें ये समझे ही नहीं है कि भाई सॉवरेनिटी भी वो चीज है. बॉर्डर ड्रॉ हो चुके हैं, ये नेशन स्टेट सिस्टम है और अब जहां जहां बॉर्डर है हमारा वो मुल्क है, दूसरा मुल्क हमारा नहीं है. और मुल्कों के ताल्लुक होते हैं, इंडिविजुअल्स मुल्कों के जरिए बात करते हैं. अभी इस पहले इस्लामिस्ट नहीं समझते थे, उनको बड़ी मुश्किल से समझाया और नेशनलिस्ट को भी समझना पड़ेगा. अब अगर फॉर एग्जांपल देखें इंडिया और पाकिस्तान में, मैं पंजाबी हाँ, मैनू मेरा भी बड़ा दिल वजदा है इंडिया के पंजाब वास्ते. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਜਦਾ ਯਾਰ, ਸੁਣਾਓ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. लेकिन ऑब्वियसली वी हैव द बॉर्डर स्टैंडिंग देयर एंड आई नीड टू स्टैंड विद माय कंट्री. मुझे नेशनैलिटी मेरी यहाँ की है, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरा मुल्क ये है, मेरे माँ बाप, मेरे अबाओ जदाद की जानें यहाँ पे हैं, हमारी जानें यहाँ पे कुर्बान होंगी इस मुल्क की मोहब्बत में और इस मुल्क के नेशनलिज्म में. लेकिन अब थोड़ा इन चीजों को समझना चाहिए. टीएलपी का गलती हुई, जो भी हुआ, टीएलपी जो क्रिएशन थी दैट वाज ए बैड आइडिया. लेकिन टीएलपी का फ्यूचर आपको नजर आ रहा है कि जब तक स्टेट स्ट्रांग नहीं होगी, डिटर्मिन्ड नहीं होगी
और जिस तरह अभी टीएलपी के साथ रिसेंटली हुआ है, थोड़ा हुकूमत पीछे हटी है क्योंकि हुकूमत डरती भी, आपको पता है ये सारे दाएं बाजू के राइट विंग वोटर हैं, तो ये कल को हम इलेक्शन ही ना हार जाएं, बेचारों की मजबूरियां भी होती हैं, क्या करे बंदा। तो लेकिन टीएलपी को ये बता दिया गया है और उनको दहशतगर्द भी करार दे दिया ये वो, बिकॉज आप लोग स्टेट को होस्टेज बना रहे हैं। सो मेरा ख्याल है टीएलपी के जरिए बाकी सबको भी पैगाम चला गया। टीएलपी एज ए मूवमेंट, एज ए प्रेशर ग्रुप कैन नॉट मेक स्टेट ए होस्टेज, बट यस, any legitimate demand under the purview of the constitution must be listened and must be dealt properly because they live in this country and they have such kind of demands. मुझे तो ये समझ आती है फरूकी साहब। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और वही बात मैंने शुरू में कही थी कि प्रायोरिटीज, हम छोटे इश्यूज पे ज्यादा तरजीहात दे देते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना, कोई कोई अपना एजेंडा टो कर रहा है। उसको सॉवरेंटी की जो बात आप कर रहे हैं ना सर, हिंदुस्तान भी सॉवरन था एक जमाने में, ठीक है, और जहां तक उसके बाद पाकिस्तान बन गया ना, और फिर पाकिस्तान भी एक सॉवरन नेशन था, उसमें बांग्लादेश बन गया, राइट। तो अब क्या उसको आप गलती कहेंगे, या आप कहेंगे कि वो एक इनएविटेबल सोल्यूशन था कि वो बेल्ट उसके साथ नहीं जम पा रहा था, आज वो हमारी जीडीपी और इकोनॉमी से कहीं आगे चला गया है, वो हमने उसको नहीं रख पाए। आप पश्तून बेल्ट और सिंध बेल्ट को रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, और आपने कितनी कोशिशें, कितनी काविशें की हैं, या आपकी जो मरकज है तवज्जो का, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पंजाब है, जहां पंजाबी तालिबान की आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाती है, जहां आपको तहरीक लब्बैक की टर्मिनोलॉजी मिल जाती है कि जो खुतबा भी देते हैं तो पंजाबी में, और गाली भी देते हैं तो पंजाबी में देते हैं। तो जो सिंध में बैठा हुआ शहरी है, जो उर्दू बोलने वाला है, जो पश्तो बोलने वाला है, और जो बलोच बोलने वाला है, वो कह रहा है यार ये सारी गेम ही इधर हो रही है, ये सारी गेम ही इधर हो रही है। मतलब आप एक ऐसे हवा क्रिएट कर रहे हैं कि कराची इस वक्त, कराची से तहरीक तालिबान जो है वो ज्यादा वोट ले रहा है। आप सोचिए, ये जो आप डायनामिक्स चेंज कर रहे हैं ना सर, दिस इज डेंजरस। आप खुद चेंज करते हो, आप लोगों पे थोपते हो, आप बंगालियों को कहते हो आप उर्दू बोलो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, आज बांग्लादेश नहीं है आपके साथ, आज वो अपनी इकोनॉमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी आर्मी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आर्मी को अकीदत और एहतराम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, खुदा का दर्जा देते हैं, लेकिन हमने उसको डिपार्टमेंट का दर्जा जिस दिन दे दिया ना सर, उस दिन मैं आपको जो है चीमा साहब बोलूंगा, कर्नल चीमा नहीं बोलूंगा फिर। देखिए, मैं फरूकी साहब, आपकी ये जो बात है ना कि सेंट्रल पंजाब के पास पावर है, भाई 11 करोड़ का सूबा है, बिल्कुल है, ऑटोमेटिकली आधा मुल्क तो पंजाब है, तो ऑब्वियसली चीजें तो सारी, फिर बड़ा डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स तो यहां से आना है, एक बात। दूसरा बात, आप पूरा ही समझो पाकिस्तान, चले आप पूरा ही कह लें क्योंकि आप बाहर वाले हैं ना, तो आपने यही कहना है, लेकिन मेरी बात सुने, मैं पंजाबी हूं और मैं हूं भी सेंटर का, मतलब पंजाब के दिल दे विच हूं मैं। मुझे ये बताएं, हम ठीक है, हम प्रिविलेज समझते हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कि हम पावर के बड़े करीब हैं, हर तरह की पावर के बहुत करीब है, हमें पावर के नजदीक पहुंचने में हमें कोई इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, दिस इज ट्रू, ये ट्रुथ है, मैं क्यों कहूं गलत है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि छोटे छोटे सूबे बनने चाहिए, पंजाब के भी भाई करो, 4 सूबे बनाओ पंजाब के, क्यों बड़े हुए हैं, इतना बड़ा सूबा बनाया, सिंध के भी सूबे बनाओ, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करो, उतना ज्यादा रन करना आसान होगा। हम सियासतदानों की भीड़ चढ़े हुए हैं, सारे फैसले तो ये करते हैं, मिलिट्री के ऊपर हम जरूर बातें करते हैं, पर मिलिट्री क्या करे, मिलिट्री इनको तो नहीं मना करती कि तुम लोग सूबे छोटे ना बनाओ। इनके अपने नवाज शरीफ साहब को तो अच्छा ही नहीं लगता कि सूबे छोटे बने, उनको ये असी एडे बड़े सूबे के मालक बनांगे, असी 12 करोड़ के मालक, अद्धे पाकिस्तान के मालक, तो ये तो, और फिर हम हुकूमत भी पंजाब में ज्यादा, तो वो कभी बनेंगे, वो डिवाइड करेंगे पंजाब को, वो कभी भी नहीं करेंगे। सो ये चीज है। एंड आपने जो बात की केपी बलोचिस्तान, आई पर्सनली फाइंड आउट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि केपी तो पीछे नहीं रहा, केपी तो, मैं अनीस फरूकी साहब केपी को पीछे नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि केपी के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे पख्तून भाई हैं और दूसरे हजारावाल जो हैं, ये इतने प्रिविलेज्ड लोग हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और हर जगह, कि आपकी सोच है पंजाबियों से भी ज्यादा प्रिविलेज्ड है। इस लाहौर, इधर पिंडी से लेके आप चले जाएं रहीम यार खान तक, सारे के सारे पख्तून बिजनेस लगा के बैठे हुए हैं और पंजाबियों के दिल में बैठ के काम कर रहे हैं, और they have the power। तो बलोचों को तो अभी सीपैक से बहुत कुछ मिल रहा है। सो थिंग्स आर लिटिल चेंजिंग, बट ये टीएलपी वाले जो मंसूबे हैं ये नहीं आने चाहिए।
ये नहीं आने चाहिए, इससे नुकसान होगा। और मेरा ख्याल है मैसेज मिल गया हमें कि ये मंसूबे नहीं आने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं उन्हीं के जरिए तब्दीलियां लानी चाहिए। ये नए नए लोग लाके तब्दीलियां लाने की कोशिश करेंगे, ब्लैकमेलिंग होगी, प्रेशर ग्रुप बनेंगे, तो इससे रियासत के स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम। मैं साहब मसला पता है क्या है? मसला हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम एक मसले से निपटते नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी आप जो है मतलब जैसे क्रिकेट आपने भी खेली होगी, मैंने भी खेली होगी, हमने हर बॉल नहीं खेलनी होती, कुछ जाने भी देते हैं ना, लेकिन हमने हर बॉल खेलनी होती है। तो अब क्या हुआ कि अब हमने सहाफियों वाली बॉल खेलना शुरू कर दी। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या जो मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट है, आप भी हैं मैं भी हूं, वो भी एक स्टिग्मा है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, जिसको हम कभी ठंडा नहीं होने देते। हम उसको हमेशा आग देते हैं, उसको हमेशा हवा देते हैं, और वो फिर क्या होता है, वो फिर हाईलाइट होके दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने पाकिस्तान के नाम के साथ एक और स्टिग्मा आता है कि हामिद मीर हो गया, आसमा शिराजी हो गई, अबसार आलम हो गए, आपके असद तूर हो गए, अहमद नूरानी हो गए, आपके हम नाम उमर चीमा हो गए, और दूसरे दोस्त हैं वो सब हो गए। ये इनके साथ फिर ज्यादतियां शुरू हो जाती हैं सर। ये अगर हम अपनी इमेज को बेहतर बनाना है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सहाफत की बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ इमेज मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द इंटरनेशनल। जो भी आपके ऐवान हैं, आलमी ऐवानों में ये जब बातें होती हैं तो ये सारी बातें काउंट होती हैं। ये सिर्फ नहीं है कि टेरर फंडिंग ही एक चीज है, आपका ये भी एक दहशतगर्दी है कि आप किसी के घर में घुस के मार रहे हो अपने शहरी को। मैं ऑब्वियसली एज फार एज मीडिया फ्रीडम इज कंसर्न्ड आई स्टैंड फुल्ली ऑन दिस 100%। मैं एक चीज पे बात करता हूँ कि नहीं, मीडिया फ्रीडम पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन विद एवरी पासिंग डे मीडिया फ्रीडम कंप्रोमाइज हो रही है पाकिस्तान में। और ये जो जिस तरह ऑर्डिनेंस आ रहे थे, नेशनल मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तो मजीद चीजों को लेकिन एक बात बताऊं फरूकी साहब, ये किसी का कोई कसूर नहीं है, सियासतदानों का कसूर है। एग्री। ये खुद इतने कमजोर हैं, ये डरपोक हैं, और ये इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये खड़े हो सकें। पास तो पार्लियामेंट से होना है ना जनाब। तो जब इन्होंने इतना, जब ये खुद ब्लैकमेल हो जाते हैं, जब ये खुद इनके पास कुछ नहीं है, तो अवाम के राइट्स इन्होंने कहां प्रोटेक्ट करने हैं। मीडिया फ्रीडम की तो आजादी मर जाती है जब ये खुद तो खड़े नहीं होते, खुद कंप्रोमाइज करके पावर में आ जाते हैं। और मेरी एक राय है, मैं आई स्टैंड विद 100% पाकिस्तान में मीडिया की आजादी होनी चाहिए। और ये जो अभी हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसमें ये सियासतदानों की कारस्तानी है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं किसी और को तो कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि आप अगर तगड़े होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ना आपकी जगह लेने की। जब आपने अपनी जगह छोड़ दी है, आप कंप्रोमाइज करके, इमरान खान साहब कंप्रोमाइज करके पावर में आ जाएंगे, तो फिर किसने कंट्रोल करना है? अभी पीपल्स पार्टी तैयार बैठी है, वो अपनी जिन्हों पंजाब और शेख रशीद ने ताश ला के बैठे, उन्होंने पता है साड़ी बारी आने वाली है, तो दोबारा असी जनाब अपने को गेम सेट करिए तो हुकूमत आ जाइए। तो अभी देखे ना, सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की कोई बंदा मेंबर चेयरमैनशिप लेने को तैयार नहीं है जी। वो पीपल्स पार्टी को मिली, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को दे दी, नून लीग ने आगे पीटीआई को दे दी। उन्होंने कहा यार ह्यूमन राइट्स वाला काम साढ़े को ना करो, ये बड़ा औखा काम है। एक तो ये बोलना पड़ेगा ना फिर उनको। एशिया का, और ये एशिया का मसला है। पाकिस्तान का इमेज वैसे क्योंकि खराब है, तो सानू इहदे च भी मार पै जाती है। इंडिया में आप चले जाए, मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख रहा था फरूकी साहब, वी स्टैंड एट 142, इंडिया स्टैंड एट 145, 3 पॉइंट्स का फर्क है। इतनी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो भी हमसे कोई अलग नहीं है। हमारा क्योंकि कल्चर एक है ना, फ्रैंकली यहाँ पे अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस पे बातें आती हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज पे आती हैं। मैं देख रहा था फरूकी साहब कि 2014 के बाद जो सबसे ज्यादा क्रूअल जो प्री पार्टीशन ब्रिटिश इरा का सेडिशन एक्ट है, वो 400 से ज्यादा सहाफियों के ऊपर सेडिशन एक्ट लगा इंडिया के अंदर आफ्टर 2014। और कारवान जैसे मैगजीन जो है, उनके 10-10 सब एडिटरों को उन्होंने अंदर कर दिया है। ये दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये साउथ एशियन कल्चर है। मैं इस कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं कि हम छोटी डेमोक्रेसी होने के नाते, प्रॉब्लम्स होने के नाते 142 पे हैं। मैं अगले दिन मेजर गौरव के साथ बैठा हुआ था, इंडिया उनके अपने इंग्लिश में वो रिपब्लिक इंग्लिश के लिए वो कर रहे थे। मुझे कहने यार चीमा साहब देखो अहमद मीर नु मार पै गई होते इंज हो गया। और मैं क्या पाइन तुहाडे अपने साफी तुहाडे मालक नु वाले चुक के लै गए सी मुंबई पुलिस वाले। राजदीप सरदेसाई का शो बंद करा दिया उन्होंने, एक ट्वीट की, उन्होंने कहा बंद करो शो, 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं है। ये इंडिया की बात कर रहा हूं। और वो आप उसको देखें, क्या नाम है उसका, वो जो CNN के एंकर है, वो जो इंडियन फरीद जकरिया, वो कह रहा था मीडिया हैज कोलैप्स्ड अंडर मोदी। और 200 साफियों को तो 2020 में इन्होंने
जो है जेलों में डाला है, 76 को कुटा है इन्होंने। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दीस आर द रिपोर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। हमारे भी यहाँ पे इसी तरह लित्र पैंडा है, सच्ची गल दसा, इधर भी इसी तरह जूते पड़ रहे हैं जिधर वैसे इंडिया में पड़ रहे हैं। और सर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मारती। नहीं, थोड़ा सा फर्क है सर, थोड़ा सा फर्क ये है कि वो जो भी करते हैं ना अपने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, अंडर द पीनल कोड करते हैं, और वो थाने में जाता है, FIR करती है, वो गिरफ्तार होता है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। भी अब ऐसे शुरू हो रहा है। यहाँ ऐसे नहीं होता सर, यहाँ पे तो आप घर में घुस के मारते हैं, यहाँ पे तो आप उसको पहले गद्दार करार देते हैं। यहाँ पे आप कहते हो कि आसमा शिराजी और हामिद मीर के पेजेस इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं यार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास टाइम है, या अर्नब गोस्वामी या मेजर गौरव के पास टाइम है कि वो बैठ के इनके पेजेस चलाएंगे सर? यहाँ इन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि जो DNS होता है, जो सर्वर्स होते हैं, वो एशिया के ऑपरेट होते हैं सर्टन एरिया से। आपका जो फेसबुक है उसका अगर मैं उसका ट्रेस निकालूंगा तो वो निकलेगा कहीं ना कहीं एशिया में किसी मुल्क से निकलेगा, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज नहीं है। तो उसका मतलब ये कि जनाब वहां पे एक जो है ना वो प्रकाश मेहता, एक इंडियन जासूस बैठा हुआ, उनका पेज ऑपरेट कर रहा होगा, और या आसमा शराजी को इसकी जरूरत है, या हामिद मीर को, या कमर चीमा को इसकी जरूरत है कि ये आपका जो यूट्यूब चैनल है ये आप कहीं इंडियन चला रहे हैं। नहीं, हमने इनको इंडियन, सेहूनी, इसराइली, ये सारे कादियानी और गद्दार करार देने का बड़ा आसान 5 कार्ड पकड़े हुए हैं सर, और वो उनको थमा देते हैं कि ये लीजिए आपके हाथ में, ताकि ये पूरे 20 करोड़ लोग आपसे नफरत करने लग जाए। इंडिया में तो ऐसा होता है? नहीं होता। वो गद्दार करार देते हैं? नहीं देते। पकड़ते हैं, गर्बान से पकड़ते हैं, बालों से पकड़ते हैं पुलिस वाले जो उनकी हरकतें, और ले जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना जो हमारे यहाँ हो रहा है। हम तो अपनी उनको शहरी से ही महरूम कर देते हैं, ये हमारा शहरी नहीं है जी, हम तो हमारे शहरी बस गिनती के ये 4-5 लोग हैं जो रियासत मदीना के ख्वाब को जो है ना सुबह शाम पूजा करते हैं, और जो है ना बाजवा साहब को सैल्यूट मारते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी है। फर्क है ना सर? ये आई स्टैंड ऑन दिस के किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, कोई गद्दार नहीं होता जी। ये बड़ा दुख होता है। ये दिस शुड एंड नाउ, अब इसको खत्म होना चाहिए चीमा साहब, बहुत हो गया। ये आप उन लोगों से पूछे जिनको कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, उन लोगों से। आई हैव स्पोकन टू दोज पीपल, आई हैव मेट दोज पीपल। जब उनको ये कहा जाता है कि आप लोग गद्दार हैं, वो कहते हैं यार साडे मुल्क, हमारी फैमिलियां, हमारे बच्चे किस तरह उनको, जिस तरह वो आसमा शराजी बता रही थी कि मेरा बेटा स्कूल जाता है तो उसको शायद पता नहीं, या मेरी बेटी स्कूल जाती तो उसको वहां पे किसी ने कहा कि यार ये देखो ये करप्शन करती है, क्योंकि स्टोरियां चलाते हैं ये फेसबुक पे, तो ये देखो ये आसमा शराजी का बच्चा है तो ये पता नहीं नवाज शरीफ से पैसे लेते हैं। तो इस तरह उसको जो इंसल्ट हुई बच्चे की, तो शी रोट इन, आई थिंक BBC समवेयर, आई रेड और आई हर्ड। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक दिस शुड एंड। बट आई एम नॉट होपफुल as long as this discussion is concerned on media freedom, because मुझे किसी पे कोई इतराज नहीं है। मुझे जिन पे तकिया था, जो मेरे सियासतदान जो मुझसे वोट लेके पावर में आते हैं, वो ही कंप्रोमाइज होके इतना आते हैं कि वो मेरी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एंड दे डोंट लाइक कि मेरी फ्रीडम को प्रोटेक्ट हो। ये एक नेकेड ट्रूथ है। तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस एंड व्हाट इट हैपेंस। बट हमारे देखिए, हमारे और उनके इंटरेस्ट में फर्क है, पॉलिटिशियंस के और हमारे इंटरेस्ट में फर्क है। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पे बात करें, वो चाहते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दें, वो चाहते हैं कि हमें जो है ना हमें हर वक्त सरकार में रहना है। अच्छा, उनकी गिच्ची पे भी जो है ना हर वक्त बूट रहता है ना। तो अब आप ये देखिए कि ये जो जितनी भी लेजिस्लेशन होगी कानून साज असेंबली में, ये उनकी मर्जी से ही, उनके वोटों से ही होगी सर, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी Pakistan People's Party and Muslim League Noon and JUI, I want to see on which side of the history are they standing today। ये जो अलमबरदार बनते हैं जमहूरियत के, ये जो अलमबरदार बनते हैं विफाक के, ये जो अलमबरदार बनते हैं कि आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद, MRD और ये और PDM, आज वक्त आया कि देखता हूँ मैं तारीख के किस साइड पे खड़े होते हैं। आज मैं देखता हूँ ये सच के साथ खड़े होते हैं या झुक जाते हैं। ये आज मैं देखता हूँ अगर ये अवामी बयानी को लेकर चलते हैं या एक आमरीत के बयानी को लेकर चलते हैं, और उसके बाद मेरा इनसे जो है कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मेरा ईमान उठ जाएगा उस दिन जमहूरियत से, जिस दिन ये लोग जो है ये काम करने लग जाएंगे, और ये करेंगे सर। बस जी, ये दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। और ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। लोग अगर इस काबिल हों कि वो अकाउंटेबिलिटी कर सकें अपने लीडरशिप की। बट एनी हो, थैंक यू वेरी मच अनीस फरूकी साहब, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। आज बड़ा कम हुआ है कि मेरा और आपका इख्तिलाफ हुआ है, वरना मैं मेजर बन गया हूँ, कुछ आप कर्नल से ब्रिगेडियर बन गए, तो हम लोग बराबर। नहीं सर, मैनू सिविलियन ही रहने दो, मैनू फौजी ना बनाओ, मैं माड़ा बंदा सर, ना करो, तुसी बन जाओ। नहीं सर, आप बहुत प्यारे आदमी हैं, नो डाउट सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। अनीस फरूकी साहब, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू।